Hello everybody, a very warm good afternoon to all of you and welcome to Unacademy, India's largest online learning platform. कैसे हैं सब लोग? I hope everybody is doing fine and great. So today's lecture is about नॉन कोडिंग आरएनएस. ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन कोडिंग आरएनएस के बारे में. डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन कोडिंग आरएनएस होते हैं, mRNA, siRNA. Then you have these kind of small non-coding RNA. Then there are large non-coding RNA. So all these things we are going to study in our today's session. So before moving to our discussion, first of all, I would like to give you some introduction about myself. So this is my profile. My name is Surbhi and I am a PhD student at IIT Guwahati. I have qualified CSIR NET in June 2019. And GATE I have qualified in 2019 as well as in 2020 in the biotechnology stream. Now talking about this platform of Unacademy. Unacademy का जो ये प्लेटफॉर्म है बच्चा लोग, ये प्लेटफॉर्म हमें क्या क्या चीज़ें देता है? देखो, ये प्लेटफॉर्म हमें देता है डेली लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव सेशंस, डाउट क्लियरिंग सेशंस. ठीक है, ये लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं. आपको एक जो फिजिकल क्लास का एक्सपीरियंस होता है वो आपको कहाँ मिलता है? आपको घर बैठे बैठे अपने कंफर्ट जोन में आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है. So there is nothing more than that. And apart from that, you will get a daily live test series and quiz session. ठीक है, लाइव टेस्ट क्विजेस भी यहाँ पे आपको मिलते हैं. इसके अलावा यहाँ पे आपको वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिजाइंड कोर्स मिलता है. आपके कंप्लीट सिलेबस को यहाँ पे कवर कराया जाता है. वेदर इट इज अ लाइव वीडियो, वेदर इट इज अ रिकॉर्डेड वीडियोज, उन सबका एक्सेस भी आपको मिलता है. तो ये सारे बेनिफिट्स, डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज सेशंस, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है. तो सोचो, इससे बेनिफिशियल, इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है कि आपको और कहीं भी जाना नहीं पड़े. एक प्लेटफॉर्म पे रह के, एक प्लेटफॉर्म से जुड़ के ये सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं आप अवेल कर सकते हो. सो देयर इज नथिंग मोर देन दैट. And now coming to the another important thing, that is free classes. Unacademy के प्लेटफॉर्म पे there are a lot of special classes. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं बच्चे, जो सबके लिए फ्री है. आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है. आप इसको हमेशा एक्सेस कर सकते हो अपनी अकाउंट से विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन. तो ये फ्री क्लासेस जो होती हैं, 1 घंटे की क्लासेस होती है. इसमें आपके क्या होते हैं? रिविजन सेशंस होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशंस होते हैं, क्विक रिवीजन, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करवाए जाते हैं. आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सारी चीजें जो है ये यहाँ पे टाइम टू टाइम बहुत सारी क्लासेस में होती हैं. तो अगर आप अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हो अनअकैडमी का, तो पहले आप फ्री क्लासेस जाके देखो. फ्री क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे. तो आपको मेरी क्लासेस भी अगर देखनी है अनअकैडमी के ऊपर, फ्री क्लासेस, तो वो भी आप देख सकते हो बच्चे. आपको बस अनअकैडमी पर जाके मुझे सर्च करना है, मेरा नाम सर्च करना है, और जैसे ही मेरा नाम आपको मिलेगा और उसको क्लिक करो, मेरे प्रोफाइल में जाओ, और उसके बाद मेरी सारी क्लासेस जो है वहां पे लिस्टेड, वो सब आप देख सकते हो. सो इफ यू लाइक दीज स्पेशल क्लासेस, देन अगर आपको चाहिए कि मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन, पूरी की पूरी कोर्स जो है मेरा वो यहाँ से पढ़ूं मैं, तो फिर बच्चे इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अब आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. और जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो ये सारे प्लान्स आपके लिए अवेलेबल हैं. देख लो, यहाँ पे आपके लिए 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स के प्लान अवेलेबल है. एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कंफर्ट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने टाइम तक का प्रिपरेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट प्लान्स को ले सकते हो, है ना. सो अगर आप 12 मंथ्स के प्लान के लिए जा रहे हो तो ये आपको 10,395 में पड़ेगा. और इस प्लान को जब आप लोगे तो इसमें 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप मेरा जो रेफरल कोड है, दैट इज सुरभि01, वो यूज कर सकते हो. ठीक है, चलिए, तो फिर आज का जो हमारा सेशन है वो सेशन हम स्टार्ट करेंगे. एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी चेक. ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो हमारा सेशन है ज्यादा लॉन्ग नहीं वो होने वाला है, बिल्कुल शॉर्ट सेशन होगा, जिसमें हम मेनली नॉन कोडिंग आरएनएस के बारे में देखेंगे कि वो होते क्या हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो क्यों हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बनते हैं,
देखो देयर इज अ सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। सेंट्रल डॉगमा सेज दैट डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट होके ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक डीएनए से 2 डीएनए स्ट्रैंड बनाता है, दोनों डीएनए स्ट्रैंड अपनी अपनी डॉटर सेल्स में चले जाते हैं, है ना। तो डीएनए जब किसी जीन का एक्सप्रेशन कराना होता है ना, तब क्या होता है, तब आपका जो डीएनए है वो कन्वर्ट हो जाता है आरएनए में, ठीक है। डिपेंडिंग कि आपको किस जीन की जरूरत है, किस जीन के एक्सप्रेशन करवाने की जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डीएनए है वो ट्रांसक्राइब होता है इनटू आरएनए। फाइन। नाउ this RNA, these RNAs can then go into the translation, then it will form protein, and some RNA वो क्या होते हैं, वो ट्रांसलेशन में नहीं जाके सिर्फ आरएनए के फॉर्म में ही रहते हैं और उनके भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। तो दोज आरएनए दैट आर नॉट converted into proteins are known as non-coding RNAs. So non-coding RNAs are the functional RNA molecule that is not translated into a protein. The DNA sequence from which a non-coding RNA is transcribed is often called as a RNA gene. मतलब कि अगर आप डीएनए को देख रहे हो तो डीएनए को हम इन कॉमन क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, और वो जीन जो प्रोटीन को इनकोड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोडिंग जीन। And those gene that encodes only for RNA, not for protein, are known as RNA gene. ठीक है, तो एक होता है कोडिंग जीन, एक होता है आरएनए जीन। कोडिंग जीन जो होता है वो आपका प्रोटीन बनाता है और आरएनए जीन जो होता है वो आपका नॉन कोडिंग आरएनए बनाता है। तो अब ह्यूमन की अगर बात करो तो इन ह्यूमन अप टू 98% ऑफ द ट्रांसक्रिप्शनल आउटपुट इज नॉन कोडिंग आरएनए। हमको पता है ना कि हमारे बॉडी में 1.5 to 2% ऑफ द डीएनए जो है वही क्या होता है, सिर्फ कोडिंग होता है। तो बाकी सारे क्या होते हैं, बाकी सारे नॉन कोडिंग आरएनएज होते हैं, ठीक है। वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं कभी कभी, लेकिन वो ट्रांसलेशन में नहीं जाते हैं। तो दे विल इनकोड फॉर अ आरएनए एंड दीज आरएनएज आर नोन एज नॉन कोडिंग आरएनए, ठीक है। सिंपल सी चीज है, जो आरएनए इनकोड नहीं करेगा प्रोटीन को वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉन कोडिंग आरएनए। जो आरएनए प्रोटीन को इनकोड करेगा वो हो गया कोडिंग आरएनए। तो ये नॉन कोडिंग आरएनए, इनकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है हमारी बॉडी में, डेवलपमेंट में, प्रोटेक्शन में, इम्यूनिटी में, है ना। और इन सारे फंक्शंस को जो है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अगर कैटेगराइज करें नॉन कोडिंग आरएनए को, तो ब्रॉडली हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो नॉन कोडिंग आरएनए इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए एंड लॉन्गर नॉन कोडिंग आरएनए। बोथ आर नॉन कोडिंग आरएनए, बस डिफरेंस क्या है, दोनों की साइज में, दोनों के नंबर ऑफ बेस पेयर्स में। तो नॉन कोडिंग आरएनएज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज into small and longer classes. So one is the long non-coding RNA, another is the small non-coding RNA. अब देखो, अब ये लॉन्ग और स्मॉल वाला भी क्या है, फर्दर बहुत सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड होता है। अगर हम सिंपली लॉन्ग वाले को देखें तो लॉन्ग कैन बी ऑफ वन टाइप, दैट इज RRNA। जो हमारा RRNA होता है, राइबोसोमल RNA, दिस राइबोसोमल RNA इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नॉन कोडिंग RNA, बिकॉज राइबोसोमल RNA जो है वो कभी भी प्रोटीन में कन्वर्ट नहीं होता है, ये RNA के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहता है, जो कि राइबोसोम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। So this rRNA are non-coding RNAs and they have very important role in the formation of ribosomes. And long non-coding RNAs के कुछ other types भी होते हैं that we will discuss. ठीक है, अब अगर हम small RNA के ऊपर आते हैं तो small RNAs के बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। पहली होती है माइक्रो RNA, ठीक है। माइक्रो RNA कहाँ, मेनली साइलेंसिंग में इन्वॉल्व होता है। देन यू हैव SNRNA, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर RNA, और ये आपने पढ़ा होगा कहाँ यूज होता है, आरएनए के प्रोसेसिंग में और स्प्लाइसिंग में, ठीक है। SNRNA जो होता है वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या फॉर्म करता है, दिस वी हैव स्टडीड ऑलरेडी, दे आर फॉर्मिंग स्नर्व्स, ठीक है। और ये स्नर्व्स क्या होते हैं, स्मॉल न्यूक्लियर RNA प्लस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एंड दीज स्मॉल RNAs आर ऑफ वेरियस टाइप, U1, U2, U4, U5 एंड U6। These are the 5 type of SNRNAs present in our प्रोसेसिंग सिस्टम, आरएनए प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि
कहाँ इन्वॉल्व होता है, जो कि प्री मैच्योर mRNA को किसमें कन्वर्ट कराता है, इनटू मैच्योर mRNA। तो ये किसका रोल हो जाता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का, जो कि एक क्या है, जो कि एक नॉन कोडिंग आरएनए है। माइक्रो आरएनए हम देखेंगे डिटेल में। पीआई आरएनए, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ स्मॉल आरएनएज दैट आर नॉन कोडिंग, एंड इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है वी विल सी लेटर ऑन। नाउ अनदर कैटेगरी इज द टी आरएनए। टी आरएनए क्या होता है बच्चा लोग, टी आरएनए इज द ट्रांसफर आरएनए। तो यू नो जो आपका आरएनए होता है, मेनली आरएनए को ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। बट इसके अलावा बहुत सारे नॉन कोडिंग होते हैं, जैसे कि ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे टीआरएनए भी एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज है, जो कि कहाँ इन्वॉल्व होता है, जो कि आपके प्रोटीन सिंथेसिस में, अमाइनो एसिड के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ नॉन कोडिंग आरएनएज। ठीक है, तो एसएनआरएनए हो गया, माइक्रो आरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया एंड पीआईआरएनए हो गया। नाउ इसके अलावा एक होता है एसएनओ आरएनए। एसएनओ आरएनए इज द स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियोलर, न्यूक्लियोलर आरएनए मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोलर कहाँ होता है, न्यूक्लियोलस एक ऑर्गन होता है जो कहाँ होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, और मेनली जो हमारे राइबोसोमल आरएनए होते हैं ना, राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस के अंदर। And within this nucleolus, there is a small nucleolar RNA, and these SNO RNAs are involved in the processing of rRNA. ठीक है, एक होता है SNRNA। SNRNA किसका प्रोसेसिंग कराता है, mRNA का। Then we have a SNO RNA, and SNO RNA किसका प्रोसेसिंग कराता है, rRNA का। ठीक है, क्लियर। ये सारी कैटेगरीज एक बार फिर से सब लोग देखेंगे। First of all, the non-coding RNAs is they are divided into small RNAs and long non-coding RNAs. दो कैटेगरीज हो गई, इनको हम ब्रॉड डिवाइड करेंगे तो दो कैटेगरीज हो गई। Now these small RNAs are divided into micro RNA, piRNA, snRNA, tRNA and snORNA. एंड लॉन्ग वाला एक होता है rRNA और अदर लॉन्गर नॉन कोडिंग RNAs। अब हम एक एक करके सारी कैटेगरीज को देखेंगे। फर्स्ट कैटेगरी वी हैव इज द लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज। ठीक है, लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज क्या होते हैं, दे आर द लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएज दैट ऑफन ओवरलैप्स विथ और इंटरस्पर्स बिटवीन मल्टीपल कोडिंग एंड नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स। मतलब लेट्स से कि दिस इज अ कोडिंग रीजन, दिस इज अ नॉन कोडिंग रीजन, दिस इज कोडिंग, दिस इज नॉन कोडिंग, देन अगेन दिस इज कोडिंग एंड दिस इज नॉन कोडिंग। तो ये क्या करते हैं, द ओवरलैपिंग रीजन्स बिटवीन कोडिंग एंड नॉन कोडिंग, यहाँ से कुछ स्पेसिफिक आरएनए क्या होते हैं, ट्रांसक्राइब हो जाते हैं। मतलब इसमें कोडिंग रीजन का भी कुछ पार्ट होगा और नॉन कोडिंग का भी कुछ पार्ट होगा। तो बिकॉज इट इज अ मिक्सचर, तो ये क्या होता है, ये प्रोटीन तो नहीं बना पाएगा, ये आरएनए के फॉर्म में ही रहेगा। एंड ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू द रीजन दैट दे आर नॉट फॉर्मिंग द प्रोटीन बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ नॉन कोडिंग ट्रांसक्रिप्ट्स, so that's why they are known as non-coding RNAs and they are very longer in size. So the major function of these non-coding RNAs are to regulate gene expression at the transcriptional and post-transcriptional level. ये क्या करते हैं, जीन को रेगुलेट करते हैं, बहुत सारे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं at the transcription level and as well as at the translation level after the transcription. So they perform mainly 3 function. One is the chromatin modulation, मतलब ये क्या करेंगे, this is the chromatin modulation, मतलब say this is a long non-coding RNA and they will interact with different kind of protein molecules. ठीक है, these are the some protein molecules and they will form a complex and these complexes will go and induce certain kind of modifications like methylation or acetylation. ठीक है, एंड दे विल रिजल्ट इन क्रोमेटिन रीमॉडलिंग, मतलब ये या तो इस प्रोटीन का एक्सप्रेशन करवाएंगे, इसका सॉरी इस डीएनए का एक्सप्रेशन करवा देंगे या फिर इसका सप्रेशन करवा देंगे। सो दे आर participating in the chromatin remodeling complexes, means they are forming a complex with several proteins and they will guide them to go and bind to the DNAs and they will induce different epigenetic modifications like methylation and acetylation.
Another role is the transcriptional regulation. So what will they do? They will go and bind to different promoter regions or different operator regions or in between the promoter and operator. And finally, what are they doing? They are प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. देखो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D है, वो यहाँ पे नहीं बाइंड कर रहा है प्रमोटर पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए. सो they are participating in transcriptional control by inhibiting the TF2 binding to the promoter region. So this is another function. First is the chromatin remodeling and another one is the transcriptional control. Another function is post translational processing. Post translational processing क्या होता है? मतलब कि आपका क्या होता है, प्रोसेसिंग जो स्प्लाइसिंग का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, फिर 5 प्राइम कैप का एडिशन, पॉली एडिनाइलेशन, ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो होते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग. So these non-coding RNAs will go and bind. See, this is the non-coding RNA जो क्या होगा, पहले ट्रांसक्राइब होगा and it will go and bind to the UTRs, 5 prime UTRs of the premature RNA. This red color is the long non-coding RNA जो कि 5 प्राइम UTR से बाइंड करेगा, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेगा. एंड बाय दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन spliceosome machinery will not be able to bind to this site, so there is no splicing and this mRNA remains in a immature condition. मतलब वो fully mature functional mRNA नहीं बनाएगा. तो लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के मेनली क्या रोल होगा? क्रोमेटिन रीमॉडलिंग करवाएगा, ठीक है, यू क्रोमेटिन रीजन को हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट करवा देगा. ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मतलब कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करके वो डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिक्रूट नहीं होने देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से कंट्रोल होगा. देन इट विल ऑल्सो कंट्रोल द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग लाइक स्प्लाइसिंग बाय बाइंडिंग टू द 5 प्राइम यूटीआर्स. So these are the 3 important functions of non-coding RNA, long non-coding RNA. Chromatin modulation, transcriptional regulation and post-transcriptional regulation. ठीक है, या तो ट्रांसक्रिप्शन को ही रेगुलेट करेगा, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन जैसे कि आरएनए प्रोसेसिंग को रेगुलेट करेगा. So these are the 3 major actions or roles we can say of our long non-coding RNAs. ठीक है, is it clear? Now let's see how these long non-coding RNAs are originated. So let's say this is a protein encoding region, ठीक है, जो कि पहले क्या है, कोडिंग रीजन है, but certain kind of mutations within the protein coding regions will result in the generation of non-coding sequences. तो ये पर्पल कलर का जो आपको दिख रहा है, लेट्स से ये क्या है, ये एक कोडिंग रीजन है एंड इसमें क्या हो गया, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ म्यूटेशन, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फ्रैगमेंट क्या होगा, इंसर्ट होगा. And with the insertion of some extra fragment, this coding region will now become non-coding. And जब ये non-coding region, जब ये mutated region जब transcribe होगा, तो इससे जो mRNA बनेगा, so this mRNA is not coding for any protein because क्या हो गया है, इसके coding region में mutation हो गया है. तो due to this reason, अगर इसके coding region में क्या हो गया, mutation हो गया, तो इस mutation के कारण अब जो आपको आरएनए मिलेगा, दिस आरएनए इज नॉट कोडिंग फॉर एनी प्रोटीन. इस आरएनए का जो प्रोटीन कोडिंग एबिलिटी है वो क्या हो जाएगा, वो इनहिबिट हो जाएगा, बट इट विल रिमेन एज अ आरएनए एंड दिस काइंड ऑफ आरएनएस आर नोन एज लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए. ठीक है, ये कैसे अराइज हुआ, ये अराइज हुआ बाय द म्यूटेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग जीन्स. Now, second factor can be chromosomal rearrangement. देखो chromosomal rearrangement का मतलब क्या हुआ कि let's say there are 2 pieces of DNA
इनटू सेपरेट क्रोमोसोम्स और सेम क्रोमोसोम्स, कहीं भी हो सकता है। अब क्या होगा, ये रीजन और ये रीजन ड्यू टू एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस आके एक दूसरे के साथ फ्यूज कर जाएंगे। तो इनिशियली दीज टू रीजंस आर कोडिंग फॉर सेपरेट प्रोटीन्स, ये प्रोटीन ए के लिए, ये प्रोटीन बी के लिए। बट व्हेन दे विल फ्यूज, दे अरेंज देमसेल्फ इन सच अ वे दैट दे बिकम नॉन कोडिंग। पहले तो वो कोडिंग थे, लेकिन उनका जब जीन रीअरेंजमेंट हुआ, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट हुआ, तो वो आपस में जाके या तो कंबाइन हो गए या फिर उनमें कुछ म्यूटेशंस हो गए, कुछ भी हो सकता है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के केस में, एंड नाउ दे बिकम नॉन कोडिंग। तो ड्यू टू क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स ये रीजन क्या कर गया, कंबाइन कर गया, एंड नाउ द कंबाइंड रीजन विल नॉट हैव अ कोडिंग एफिशिएंसी, मतलब वो प्रोटीन को इनकोड नहीं करेगा। तो जो इस रीजन से आरएनए बनेगा, वो आरएनए कौन सा होगा, नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर इज अ डुप्लीकेशन, मतलब लेट से देयर इज अ शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए, क्या है, एक शॉर्ट सीक्वेंस है जो कि नॉन कोडिंग है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस है या फिर इंट्रॉन है। अब क्या होगा, ये जो रीजन है वो क्या होगा, मल्टीपल टाइम्स डुप्लीकेट हो गया, देयर इज अ जीन डुप्लीकेशन। मतलब ये जो लेट से ये 18 न्यूक्लियोटाइड का एक क्या था, इंट्रॉन था, जो कि नॉन कोडिंग था, ये 5 टाइम क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। नाउ इट विल बिकम अ 400 न्यूक्लियोटाइड non coding region, and this region will consist of longer non coding RNA sequences, so they can arise by a process of duplication. Next process is the transposon insertion. मतलब क्या हुआ, लेट से एक कोडिंग रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट आके इंटीग्रेट हो गया। नाउ दिस कोडिंग रीजन विल बिकम नॉन कोडिंग as well as it will become longer. So now this region when get transcribed, it will form a RNA that is non-coding. ठीक है, so these are the 4 mechanisms by which long non-coding RNAs are generated. First is the mutation within the protein encoding region. Second is the chromosomal rearrangement. ठीक है, third is the duplication, and fourth is the transposon insertion. So these are the 4 major reasons by which we have generation of non-coding RNAs in our genome. Clear? Okay. Now next category of non-coding RNA is small nucleolar RNA. Small nucleolar RNA, also called as snRNA, are the type of small RNAs that will guide the modification of other RNAs. जैसे कि rRNA, मतलब स्मॉलर न्यूक्लियोलर आरएनए का मेजर फंक्शन होता है कि वो rRNA का प्रोसेसिंग करवाता है। तो डिफरेंस बिटवीन snRNA एंड snORNA इज बेस्ड अपॉन देयर फंक्शन। देखो, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए बोथ का फंक्शन सिमिलर होता है बट आइडेंटिकल नहीं होता है। कैसे? snRNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ mRNA बट snORNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ rRNA। बस इतना ही डिफरेंस होता है। मोड ऑफ एक्शन दोनों के बहुत तरीके से सिमिलर होते हैं, बट मेनली snRNA is required for mRNA processing and snORNA is required for rRNA processing. And apart from that, it has other roles like it play an important role in the methylation of RNA, where a methyl group is added to the 2' hydroxy group of ribose. मतलब let's say this is a RNA और आरएनए का पता है आपको, आरएनए के में जो राइबोज शुगर होता है उसके 2' पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड दिस ड्यू टू दिस OH ग्रुप आरएनए इज वेरी मच ससेप्टेबल टू हाइड्रोलिसिस, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस। मतलब कोई भी ग्रुप, रिएक्टिव ग्रुप जो होंगे वो आके इस OH के साथ अटैक कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो दिस आरएनए इज वेरी अनस्टेबल। तो अगर किसी मॉलिक्यूल को आरएनए के फॉर्म में ही रहना है हमेशा, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए, उसको तो हमेशा आरएनए के फॉर्म में ही रहना है,
तो अगर वो बार बार म्यूटेट होगा, डिग्रेड होगा, तो दिस इज अ प्रॉब्लम. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस rRNAs फ्रॉम द alkaline hydrolysis in the cell system, क्या होता है, द SNORNA दे हैव अ स्पेसिफिक रोल. ये SNORNA क्या करते हैं, ये इस 2' OH पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन करवा देते हैं. यहाँ पे O पे क्या हो जाएगा, एक मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा. And due to the addition of this methyl group at the 2' OH, now this 2' OH will become less reactive because इसका जो free bond था इस ऑक्सीजन का, लोन पेयर था जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता था बार बार, वो क्या हो गया, अब मिथाइल के साथ इन्वॉल्व हो गया. तो अब ये न्यू बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा. सो इट इज नाउ लेस ससेप्टेबल फॉर हाइड्रोलाइसिस. ठीक है, अब ये क्या हो गया, अब लेस ससेप्टेबल हो गया हाइड्रोलाइसिस के लिए. So this methylation will protect the RNA from hydrolytic degradation and stabilizes the structure. So apart from the, देखो SNORNA के दो रोल हो गए. फर्स्ट इज इट इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑफ rRNA. ठीक है, जो इमेच्योर RNA होगा उससे वो मैच्योर rRNA बनाएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज रिक्वायर्ड फॉर तो ये हो गया इसका सेकेंड रोल, मिथाइलेशन ऑफ द 2' OH of ribose sugar of RNAs, and that's why it is protecting them from the alkaline hydrolysis and degradation. So is it clear? Okay, nice. Now these SNORNA are also involved in editing, mRNA editing. मतलब क्या हो गया कि लेट्स से दिस इज अ फंक्शनल mRNA, बट कभी कभी ऐसा देखा गया है कि इस mRNA का जो सीक्वेंस है उससे जो प्रोटीन बन रही है वो प्रोटीन का सीक्वेंस जो है वो डिफर करता है. मतलब mRNA कुछ और है आपको बता रहा है, बट प्रोटीन में कुछ और अमाइनो एसिड आपको दिख रहा है. तो इन बिटवीन द mRNA एंड द प्रोटीन देयर इज अ एडिशनल स्टेप जो कि mRNA के सीक्वेंसेस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ mRNA एडिटिंग. मतलब कि पहले देखो, पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा. ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद आपके पास प्री मैच्योर mRNA बनता है जिसमें कि इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं. नाउ दिस प्री मैच्योर RNA अंडरगो स्प्लाइसिंग एंड दे विल फॉर्म अ मैच्योर mRNA. अब ये मैच्योर mRNA किस प्रोसेस में जाता है, इसके बाद जाता है प्रोटीन के फॉर्मेशन में. बट इन बिटवीन दीज टू स्टेप देयर इज अ एडिशनल स्टेप ऑफ RNA एडिटिंग, जहाँ पे देयर इज अ एडिशन और इंसर्शन और डिलीशन और सब्सटीट्यूशन ऑफ सेवरल न्यूक्लियोटाइड्स. मतलब इस mRNA के कुछ न्यूक्लियोटाइड या तो डिलीट हो जाएंगे, या तो कुछ नए इंसर्ट हो जाते हैं, या तो कुछ सब्सटीट्यूट हो जाते हैं. एंड दिस स्पेसिफिक प्रोसेस इज नोन एज RNA एडिटिंग. एंड ये आपके SNORNAs और अदर नॉन कोडिंग RNAs जो है ये इस प्रोसेस को करवाते हैं. तो mRNA transcripts can be edited by SNORNA by modifying one or more nucleotide into another. So these SNORNAs are involved in RNA editing also. तो RNA editing के लिए SNORNA जरूरी है. तो अब देखो, अब SNORNA का क्या क्या रोल हो गया, फिर से एक बार रिकॉल करो. प्रोसेसिंग ऑफ rRNA. ठीक है, याद रखना है बच्चों ये सारी पॉइंट्स, किसी को कुछ भूलना नहीं है. ठीक है, दूसरा हो गया प्रोटेक्शन ऑफ 2' OH of ribose of rRNA by alkaline hydrolysis. Next role is the RNA
एडिटिंग। तो ये 3 रोल किसके होते हैं? ये 3 रोल होते हैं हमारे SNO-RNA के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। हमने स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए देख लिया, अब है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो दिस इज आई थिंक इजी, ये पता होगा सबको। We have already discussed this, that spliceosome complex comprises of about 150 proteins and 5 RNAs responsible for RNA splicing. And these 5 RNAs are U1, U2, U4, U5 and U6. And they will combine with the proteins and form small nuclear protein. Each of these RNAs has a length of 100 to 300 nucleotides, and they will combine with several proteins to form a RNA protein complex, that is ribonucleoprotein complex or SNRPs. So this is a RNA that is involved in splicing. इसका ज़्यादा रोल नहीं होता है, बस ये mRNA का स्प्लाइसिंग ही करवाता है। ठीक है। तो अभी तक जो चीजें हमने देखी वो क्या है? अभी तक हमने फर्स्ट देखा लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, जो कैसे एराइज होता है उसके हमने 4 स्टेप्स देखे और उनके फंक्शन क्या होता है उनमें हमने 3 चीजें देखी। कैसे एराइज होता है? ड्यू टू म्यूटेशंस इन द कोडिंग रीजन, ड्यू टू जीन रीअरेंजमेंट, ड्यू टू ट्रांसपोजेबल एलिमेंट एडिशन। फंक्शन क्या होता है? क्रोमोसोम रीमॉडलिंग, ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन एंड रेगुलेशन ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स। तो ये 7 पॉइंट्स आपको याद रखनी है किसके बारे में? लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए के बारे में। अब अगर हम उसके बाद स्मॉल वाले पे आते हैं तो उसमें हमने सबसे पहले देखा SNO-RNA। इसके 3 फंक्शंस होते हैं, RNA एडिटिंग, rRNA स्प्लाइसिंग एंड rRNA प्रोटेक्शन। इसके बाद हमने देखा SNRNA, इसका मेजर रोल होता है mRNA प्रोसेसिंग। तो 3 different categories of non-coding RNAs we have already discussed. Now coming to the next categories, that is your small non-coding RNAs that are responsible for interference, RNA interferences. तो अब ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर किसी को डाउट हो ओके। तो अब हम बात करेंगे थर्ड कैटेगरी, दैट इज द RNA responsible for interference और silencing, है ना। So the expression of a number of eukaryotic genes is controlled through RNA interference, and these kind of mechanism is known as RNA silencing or post transcriptional gene silence। मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जीन्स होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ जीन्स जो कि आरएनए के लेवल पे आके कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एंड उन सारे प्रोसेसेस को हम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग या फिर आरएनए साइलेंसिंग बोलते हैं। तो आरएनए इंटरफेरेंस इज ट्रिगर्ड बाय स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट आर नोन एज माइक्रो आरएनएस एंड स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए दैट इज siRNA। तो मेनली 2 आरएनएस होते हैं जो कि आरएनए इंटरफेरेंस करते हैं। वन इज द siRNA एंड अनदर वन इज द miRNA। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं माइक्रो आरएनए के बारे में। माइक्रो आरएनए क्या होता है? इट इज द one of the most abundant small RNAs. First point, average length is 20 to 23 nucleotide. It usually have a uridine at its 5 prime end. इसका ये स्पेसिफिक फीचर होता है कि इसके 5 प्राइम एंड पे हमेशा एक यूरिडीन न्यूक्लियोटाइड होता है। Humans have around
500 types of mRNA encoding genes. They are present in invertebrates, plants, viruses and algae. मतलब ये lower prokaryotes में भी होते हैं और लोअर प्रोकैरियोट्स के साथ साथ ये लोअर यूकैरियोट्स में भी होते हैं और लोअर यूकैरियोट्स के साथ साथ फिर ये हायर यूकैरियोट्स में भी होते हैं. तो दीज आर वेरी डाइवर्स काइंड ऑफ मॉलिक्यूल जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, एल्गी, वायरसेस, इन्वर्टिब्रेट सब में होते हैं. एंड इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि दे आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द ह्यूमन डेवलपमेंट. इन सारे स्टेजेस में इनकी बहुत सिग्निफिकेंस होती है. And these are transcribed mainly by the RNA polymerase II. So most of the mRNA are transcribed by RNA polymerase II from non-coding DNA that generate short double-stranded hairpins. मतलब क्या होता है कि जैसे let's say this is your DNA. DNA से क्या होता है, आपका RNA बनता है with the help of polymerases. तो जनरली आपका जिस रीजन पे प्रमोटर होता है, प्रमोटर रीजन को आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करके आरएनए बनाता है. बट इन सम केसेस आरएनए पॉलीमरेज विल आल्सो ट्रांसक्राइब सम रीजन्स दैट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन. वो सिर्फ आरएनए के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं. एंड दीज काइंड ऑफ आरएनएज आर योर एमआईआरएनएज and they will exist as double stranded RNA hairpins. मतलब ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो बनेगा, so they have a specific kind of inverted repeat sequences and due to these inverted repeat sequences they will form a hairpin structure. मतलब ये ऐसे hairpin loop kind of structure form करके exist करते हैं. So these are some important characteristics of miRNAs. Most abundant length इनका 20 to 23 न्यूक्लियोटाइड. यूरिडीन प्रेजेंट होता है 5 प्राइम एंड में. मोर देन 500 mRNAs प्रेजेंट है ह्यूमन सिस्टम में. ये लोअर यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और हायर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. इट हैज अ स्पेसिफिक रोल ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड दे आर मेनली ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 2. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए. अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, so this is like say this is the DNA and from this reason a specific kind of structure is being formed and this is this structure. ठीक है, this structure is not encoding for a protein, it is a non-coding sequence. क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग होती है. ऐसा mRNA बन गया, अब इसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी. So this is the gene, this is the DNA and यहाँ पे एक specific region है and this region is being encoded and transcribed by RNA polymerase 2. ये mRNA जीन है. इस mRNA जीन से एक प्री mRNA बना and जैसा कि मैंने बताया it will form a same loop or hairpin kind of structure due to the presence of inverted repeats. तो ये inverted repeats के कारण बेस पेयर फॉर्म करके एक stem loop structure बना. ठीक है, now immediately after the transcription the microRNA containing the primary transcript pre-miRNA are recognized by the nuclear enzyme DROSA. ठीक है, microRNA containing primary transcript are recognized by the nuclear enzyme DROSA. मतलब ये जो स्पेसिफिक प्री या फिर प्राइमरी mRNA है जो कि अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट इज नोन एज DROSA. सो दिस इज द DROSA and they will recognize this primary mRNA. Now they will crop out the same loop extra regions from this pre-miRNA. देखो ये जो एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स है ना, यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स है, तो दिस DROSA एंजाइम विल क्लीव दीज एक्स्ट्रा ओवरहैंग्स फ्रॉम द प्राइमरी mRNA. ठीक है, तो ये प्राइमरी mRNA से ये ओवरहैंग्स क्या होगा, यहाँ पे ट्रिम हो गए, क्रॉप हो गए. तो नाउ दिस इज अ कंप्लीट स्टेम लूप काइंड ऑफ स्ट्रक्चर.
mRNA stem loop. Now the next step is, so from the primary mRNA now they will become the pre-mRNA. पहले क्या था, ये प्राइमरी था, and after the removal of this extra overhangs, this primary mRNA will become precursor mRNA. And now these precursor mRNAs will undergo a transport, active transport from the nucleus to the cytoplasm with the help of different nuclear transport proteins. तो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से जाकर ये बाइंड करेंगे और ये फिर बाहर की तरफ रिलीज हो जाएंगे. नाउ दिस प्री mRNA, दैट इज प्रिकर्सर mRNA, were released in the cytoplasm. तो ये कहाँ चलेगा, अब देखो ये साइटोप्लाज्म में चलेगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, in the cytoplasm all pre-mRNAs is processed by the RNase dicer to produce mRNA in the form of double-stranded intermediate. अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म में आने के बाद there is a specific enzyme that is dicer, and this dicer has a RNase activity. मतलब ये क्या करता है, ये RNA को क्लीव करता है. So this dicer will cleave this loop. ठीक है, वो इस लूप स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, सबसे पहले क्लीव कर देगा. एंड सर्टेन ओवरहैंग्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो लूप्स प्रेजेंट है, उन सारे रीजन्स को वो क्या कर देगा, क्लीव कर देगा. तो फर्दर दिस प्रिकर्सर mRNAs इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय द RNase enzyme dicer. So this dicer will produce a double stranded intermediate. मतलब यहाँ पे कोई भी ओवरहैंग या कोई भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड्स नहीं रहेंगे, सिर्फ एक डबल स्ट्रैंडेड रहेगा. एंड नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स इज नोन एज mRNA स्टार एंड mRNA. अब देखो यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड है, इनको दो अलग अलग नाम दिया जाएगा. एक नाम दिया जाएगा mRNA स्टार एंड एक होगा mRNA. तो नाउ दीज टू स्ट्रैंड्स forming a duplex will recognize a specific complex that is RISC. अब क्या करेंगे, अब ये जो RNAs होते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड mRNA है, तो वन ऑफ द स्ट्रैंड ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड RNA इंटरमीडिएट, द गाइड RNA इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द RISC कॉम्प्लेक्स. अब क्या होगा, ये ओवरऑल डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. नाउ दिस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल विल गो एंड रिकॉग्नाइज अ RISC कॉम्प्लेक्स, दैट इज RNA induced silencing complex. So this RNA induced silencing complex, it has a specific kind of proteins. ठीक है, और ये इस प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स से जाके mRNA बाइंड कर लेगा. एंड इसमें जो दो स्ट्रैंड मैंने बताया कि एक होता है mRNA, एक होता है mRNA स्टार. तो द mRNA स्ट्रैंड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे गाइड RNA. तो जो mRNA स्ट्रैंड है जिसको हमने गाइड RNA बोला, वो जाके इस RISC के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा. और जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है mRNA स्टार, दिस mRNA स्टार इज डिग्रेडेड बाय दिस RI कॉम्प्लेक्स. मतलब RI कॉम्प्लेक्स से ये पूरा जाके बाइंड करेगा. बाइंड करने के बाद जो RISC कॉम्प्लेक्स होता है, ये क्या करेगा, ये जो दूसरा स्ट्रैंड है उसको डिग्रेड कर देगा. एंड नाउ द मैच्योर RISC कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, दैट इज नोन एज miRISC. मतलब miRNA inducing silencing complex that has a guide RNA along with a protein complex. And now this is the stable inducing complex. So with a functional guide RNA and with a functional protein, this is the functional miRISC, मतलब functional miRNA silencing complex. So these are the all steps. First step is the transcription. ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा, प्राइमरी mRNA, इसके पास ओवरहैंग्स होंगे और स्टेम लूप होगा. तो ओवरहैंग्स को हटाने के लिए क्या जरूरी है, ड्रॉसा एंजाइम. सो ड्रॉसा एंजाइम विल रिमूव द ओवरहैंग्स. नाउ दिस प्राइमरी RNA गेट कन्वर्टेड इनटू प्रीकर्सर mRNA. तो प्रीकर्सर mRNA अब साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होगा. वहां आने के बाद डाइसर एंजाइम उसकी स्टेम लूप स्ट्रक्चर की डाइसिंग करेगा. नाउ दिस double stranded mRNA will
form a complex with the RISC. Now in this complex RISC will degrade one of the complementary strand और एक strand जो बच जाएगा उसको हम बोलेंगे guide RNA and now the guide RNA plus RISC will form a functional miRISC complex. Clear? Is it clear? Now, next point is the mechanism of interference. मतलब क्या हो गया, miRNA प्लस RISC का जो miRISC कॉम्प्लेक्स है ये तो बन गया. अब ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है वो देखो. So the miRISC can down-regulate the gene expression through two different modes. First mode is, देखो ये miRNA है जिसके पास क्या है, एक guide RNA. So if the miRNA and its target sequence contain perfect complementary sequences, अगर क्या होगा, इस guide RNA और एक टारगेट रीजन प्रेजेंट है, अगर दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पेयरिंग प्रेजेंट होगी, नाउ इन दैट सिचुएशन ये miRNA जाके एक टारगेट रीजन पे बाइंड कर जाएगा विथ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. नाउ अपॉन दिस परफेक्ट बेस पेयरिंग जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इस RISC कॉम्प्लेक्स में वो क्या हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा. एंड विथ दिस activation of this protein complex that has a endonuclease activity, now they will cleave the strands of the target RNA और ये target RNA अब क्या हो जाएगा, क्लीव ऑफ होके नॉन फंक्शनल हो जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग होगी वहां पे क्लीवेज होगा. So if the miRNA and its target mRNA contain perfectly complementary sequence, the miRISC cleave the mRNA. The two cleavage products are no longer protected from RNAs and are rapidly degraded. ठीक है? So this is the first mechanism. जब complementary base pair हो जाएगी तो फिर उसके कारण cleavage induce होगा. Now the second kind of mechanism is if the miRNA and its target region is having only partial complementarity. मतलब ये जाके यहाँ पे बाइंड तो कर रहा है लेकिन देखो कुछ कुछ रीजन्स बाइंड नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंटैरिटी रीजन्स. यहाँ पे कंप्लीट बेस पेयरिंग नहीं होगी एंड इन दैट सिचुएशन क्लीवेज विल नॉट अकर. ये क्लीव नहीं कर पाएगा बिकॉज जब पार्शियल बाइंडिंग होगी तो इस कारण से जो इसकी एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या रहती है, सप्रेस रहती है. एंड दिस काइंड ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंटैरिटी मैकेनिज्म. और यहां पे क्या होता है, क्लीवेज तो नहीं होती है बट द miRISC कॉम्प्लेक्स रिमेन बाउंड टू इट्स टारगेट एंड रिप्रेस इट्स मूवमेंट अक्रॉस द राइबोसोम. बट ये भी साइलेंसिंग करता है, ये डिग्रेड तो नहीं करता है लेकिन ये दूसरे तरीके से करता है. कैसे, ये miRISC कॉम्प्लेक्स ड्यू टू इट्स इनकम्प्लीट कॉम्प्लीमेंटैरिटी यहाँ जाके बाइंड करता है, क्लीव नहीं कर पाता है बट ये यहाँ जाके बाइंड करके रह जाता है. यहीं पे जाके ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है. तो अगर यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स बाइंड कर गए हैं तो राइबोसोम इस स्ट्रक्चर को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको मूवमेंट के लिए तो ये एरिया खाली चाहिए ना. और जब ये एरिया खाली नहीं है, ये एरिया किससे ऑक्युपाइड कर लिया है, RISC कॉम्प्लेक्स ने ऑक्युपाइड कर लिया है, तो राइबोसोम यहाँ पे मूव नहीं कर पाएगा. एंड ड्यू टू दिस रीजन राइबोसोम विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट दिस टारगेट रीजन एंड इन दैट वे दिस रीजन विल रिमेन साइलेंस. तो miRNA की जो साइलेंसिंग की हम बात करें, दो मैकेनिज्म हो गई. एक तो टारगेट क्लीवेज, मतलब जब पूरी की पूरी कॉम्प्लीमेंटैरिटी बाइंडिंग होगी तो क्लीवेज होगा, और एक तो होगा टारगेट
रिप्रेशन मतलब टारगेट के ट्रांसलेशन को रिप्लेस कर देंगे बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक साइट्स. So these are the two mechanism by which the miRNA can suppress the gene expression. Is it clear? Clear है सब? Now next thing is the siRNA. ठीक है, siRNA क्या होता है? In siRNA pathway, double stranded RNAs either produced. miRNA क्या होता है? देखो यहाँ पे हम साथ साथ डिफरेंस भी देखते चलेंगे. miRNA सिंगल स्ट्रैंडेड गाइड आरएनए होता है वहां पे, बट siRNA के केस में क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, एंड इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसक्रिप्शन ऑफ बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ एन एंडोजीनस डीएनए इन द जीनोम. या तो हमारा खुद का डीएनए जो है वो दोनों रीजन्स ट्रांसक्राइब होके दो आरएनए बना देंगे बाय द एंडोजीनस ऑरिजिन. ठीक है, और दूसरा रीजन होता है दे कैन अराइजेस फ्रॉम एन एक्सोजेनस सोर्स. तो आरएनए जो होते हैं दो तरह के, एक हो गया siRNA, एक हो गया miRNA. तो miRNA हमेशा क्या होता है? miRNA हमेशा होगा एंडोजीनस ऑरिजिन से, मतलब ये हमारे खुद के जीनोम के अंदर इनके सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. और siRNA की बात करें तो siRNA कैन बी एंडोजीनस और इट कैन बी एक्सोजेनस. So it can be arises from the transcription of both strands of an endogenous DNA, or it can arise from a exogenous source from a virus. मतलब endogenous source या फिर exogenous source, दोनों से ही ये arise हो सकते हैं. ठीक है, एंड इनका फंक्शन क्या होता है? These are also responsible for silencing only, so they will detect exogenous double-stranded RNA and destroy any transcripts derived from the invading RNA. मतलब ये क्या होगा? ये siRNA के कॉम्प्लेक्सेस स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के पूरे सेल के अंदर घूमते रहते हैं, एंड जहां भी इनको कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंस मिलेगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्वेडिंग आरएनए मॉलिक्यूल और आरएनए प्रोड्यूसिंग वायरसेस, बैक्टीरियाज और एनीथिंग, नाउ दे विल गो एंड बाइंड देयर एंड दे विल डिस्ट्रॉय देम. ठीक है, सो इनका भी मेजर वही रोल होता है कि ये क्या करते हैं? आरएनए का साइलेंसिंग ही कराते हैं. कैसे करेंगे? देखो, तो दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल जो स्पेसिफिक रीजन से ट्रांसक्राइब हुआ. ठीक है, नाउ दिस स्पेसिफिक रीजन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज क्लीव्ड बाय द एंजाइम डाइसर. तो ये बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे आपको siRNAs के, जो कि क्या होंगे? डबल स्ट्रैंडेड होंगे. Now these smaller double-stranded RNA are known as siRNA. And अब क्या होगा? Now this siRNA will combine with protein to form a RNA-inducing silencing complex. अब देखो, अब ये एक RNA जो होगा डबल स्ट्रैंडेड वाला, वो एक प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा जो बन जाएगा RISC कॉम्प्लेक्स. Now this RISC complex will scan द सेल, और इसको जहां भी क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंटैरिटी रीजन मिलेगा. देखो यहाँ पे इसको मिला, तो यहाँ जाके ये बाइंड कर लेगा, एंड विद द कॉम्प्लीमेंटैरिटी बाइंडिंग विद द कंप्लीट बेस पेयरिंग, नाउ इट्स एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन एक्टिविटी बिगिन. और ये प्रोटीन एक्टिविटी जब बिगिन होगा, सो दिस कॉम्प्लेक्स विल क्लीव द आरएनए. आफ्टर क्लीवेज आरएनए इज डिग्रेडेड. तो मैकेनिज्म सेम है. यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन देखो तो कंपैरिजन देखो, miRNA में क्या होता है? सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड miRNA बनता है जिसमें एक स्टेम लूप होता है. तो यहाँ पे एक एंजाइम आता है ड्रोसा, जो कि इस ओवरहैंग्स को क्लीव करता है, बट यहाँ पे ड्रोसा नहीं है. तो एक डिफरेंस हो गया. नाउ यहाँ पे ये जो miRNA बनता है प्री मैच्योर, ये ट्रांसपोर्ट होता है, बट यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म नहीं होता है. तो ये फर्स्ट डिफरेंस, ये सेकंड डिफरेंस. नाउ जब ये आ गया साइटोप्लाज्म में, तो एक एंजाइम होता है डाइसर जो कि इस स्टेम लूप को क्लीव करता है.
तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन siRNA सिस्टम। तो डाइसर क्या है, सेम है। डाइसर होने के बाद जब दो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल बन जाता है, फिर क्या आता है, RISC कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पे भी RISC कॉम्प्लेक्स बनता है, ये भी सेम है। अब अगर वो siRNA होगा तो वो डबल स्ट्रैंडेड RISC कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट जाके अपने टारगेट से बाइंड करेगा। बट अगर वो miRNA होगा तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, और सिर्फ एक स्ट्रैंड बचेगा, दैट इज नोन एज गाइड RNA प्लस RISC कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे एक हो गया थर्ड डिफरेंस। तो ये तीन मेजर डिफरेंस हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द RNAs, miRNA या फिर siRNA। ठीक है, तीन डिफरेंस हो गया। अल्टीमेटली दोनों क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंटैरिटी से बाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट रीजन से टारगेट सीक्वेंस के, और उसके एक्सप्रेशन को क्या कर देते हैं, साइलेंस कर देते हैं। तो जो अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द miRNAs और siRNA इज सेम, बट उन दोनों के प्रोडक्शन के तरीके, उन दोनों के प्रोसेसिंग के तरीके अलग होते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now this is the last concept for today's class, that is piRNA, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, PV इंटरैक्टिंग RNA। एंड PV इंटरैक्टिंग मतलब कि PV क्या होता है, PV इज अ स्पेसिफिक आर्गोनॉट प्रोटीन और PV इज अ स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लियस प्रोटीन। तो जो RNAs PV एंडोन्यूक्लियस से इंटरैक्ट करते हैं उनको हम piRNAs बोलते हैं। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, तो इनकी हम बात करें तो दे आर वेरी सिमिलर टू द miRNAs। miRNAs के हमने 20 to 23 न्यूक्लियोटाइड्स देखे थे, यहाँ पे अप टू 31 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो ये miRNA के सिमिलर ही होते हैं, बस उनसे थोड़े से लंबे होते हैं, स्लाइटली लॉन्गर देन miRNA। दे डिराइव फ्रॉम द लॉन्गर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम स्पेसिफिक रीजंस। और वो स्पेसिफिक रीजंस कौन से होते हैं, they are generated from the regions harboring transposons, and they were firstly described as a mechanism to protect the cell against the internal attack of transposon। मतलब क्या होता है कि ये स्पेसिफिकली, लेट्स से दिस इज अ जीन, और यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, और इस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट से देयर आर सर्टेन RNAs जो कि ओरिजिनेट होते हैं, दे आर द नॉन कोडिंग RNAs जिसको हम piRNA। एंड इनका स्पेसिफिकली ये रोल होता है कि ये क्या करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड फैमिली ऑफ आर्गोनॉट प्रोटीन्स, दैट इज PV। तो PV इज अ काइंड ऑफ एंडोन्यूक्लियस आर्गोनॉट प्रोटीन, एंड ये RNA और इस PV के साथ कॉम्प्लेक्स बना के क्या बनाते हैं, piRNA। एंड नाउ दे विल गाइड देम टू देयर टारगेट्स एंड साइलेंस द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। मतलब क्या है कि ये हमारे खुद के सेल को ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के अटैक से प्रिवेंट करते हैं, इंटरनल अटैक ऑफ ट्रांसपोजोन को प्रिवेंट करते हैं। मतलब क्या है, यहाँ पे सोचो एक ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, यहाँ से एक RNA बना, नॉन कोडिंग RNA, जो कि PV एंडोन्यूक्लियस के साथ कॉम्प्लेक्स बना के और यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंटैरिटी सीक्वेंसेस। और जब ये यहाँ जाके बाइंड करेगा, कॉम्प्लीमेंट बेस पेयरिंग होगी, PV एंडोन्यूक्लियस एक्टिवेट होगा और इसको क्लीव कर देगा। तो आपका ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या हो गया, क्लीव हो गया, नॉन फंक्शनल हो गया। एंड बाय दिस मैकेनिज्म दे विल प्रोटेक्ट द इंटरनल अटैक ऑफ द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन आवर जीनोम। ठीक है, तो piRNA का मेनली रोल क्या है, दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। क्लियर है सबको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? सो दिस इज अ क्विक रिकैप। देखो, नॉन कोडिंग RNA हमने क्या पढ़ा, दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्मॉल, एक होता है लॉन्ग। स्मॉल में वी हैव सीन डिफरेंट कैटेगरीज लाइक snRNA जो कि mRNA का प्रोसेसिंग करवाता है, snORNA जो क्या करवाता है, जो कि rRNA का प्रोसेसिंग करवाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट एडिटिंग करवाता है, अपार्ट फ्रॉम दैट rRNA का मिथाइलेशन करवा के उसको प्रोटेक्ट करवाता है। नाउ अनदर कैटेगरी इज miRNA जो कि साइलेंसिंग करवाता है, अनदर कैटेगरी इज siRNA जो कि साइलेंसिंग करवाता है। एंड स्मॉल नॉन कोडिंग RNA का भी स्पेसिफिक टाइप होता है piRNA, दैट इज required for the protection against transposable elements।
So these are the smaller non-coding RNAs. Longer non-coding RNAs में हमने जो देखा था वो क्या देखा था कि they are required for chromosomal remodeling, gene expression, RNA degradation, histone methylation जो हमने देखा कि heterochromatization करवाता है. So these all are the roles of long non-coding RNAs. जो कि कैसे बनता है वो भी हमने देखा, either by gene rearrangement or mutation within the coding regions. ठीक है, तो ये चीजें हमने पढ़ी लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस के बारे में. एंड 1 2 3 4 5 6 टाइप ऑफ स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएस. इज इट क्लियर? दिस लेक्चर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई होप सबको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे. So that's all for today's lecture. I hope everything is clear. Yeah. So thank you so much. And at last, I would like to tell you that if you have not subscribed this channel, आप Let's Crack चैनल को बच्चे लोग सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दो ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे विदाउट एनी डिले. कोई भी क्लास आपका क्या हो मिस ना हो, कोई भी क्लास आपको मिस ना हो, कोई भी लेक्चर आप मिस आउट ना करो. इसके लिए चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी तो यू कैन यूज माई रेफरल कोड दैट इज Surbhi01 in order to get a 10% डिस्काउंट. एंड ऑल्सो अगर आप अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस फॉलो करना चाहते हो तो आप अनअकैडमी के ऊपर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो स्पेशल क्लासेस में. मैं अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस लेती हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है. अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तब भी आप मेरी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो. डाउनलोड करने के बाद आप अपना गोल वहाँ पे सेलेक्ट करना, CSIR UGC नेट. और गोल सेलेक्ट करने के बाद जब आप स्पेशल क्लासेस के टैब में जाओगे ना तो वहाँ पे आपको बहुत सारे एजुकेटर्स की लिस्ट मिलेंगे जिनकी क्लासेस शेड्यूल होंगी. तो वहाँ पे या तो आप जाके मुझे सर्च कर लेना, कि आप मेरा प्रोफाइल सर्च कर लेना डायरेक्ट सुरभि कुमारी, आपको मेरी क्लासेस के लिस्ट मिल जाएंगे. ठीक है. और अगर आपको मेरी स्पेशल क्लासेस अच्छी लगती हैं और आप चाहते हो कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके पूरी की पूरी अपनी प्रिपरेशन जो है, टेस्ट सीरीज, क्विज सेशन, सब कुछ आप वहां पे अटेंड करो, तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चे, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज करना मत भूलना जो कि है Surbhi01. इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट. बढ़िया. चलिए फिर लेक्चर यहीं पे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी. अगेन वी विल मीट. Thank you so much. Take care.